क्या हो अगर एक देश अपने प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर दूसरे देश के बिजनेसेस को मुश्किल में डाले और फिर जवाब में दूसरा देश भी वैसा ही करे। ये कोई साधारण ट्रेड वॉर नहीं, बल्कि एक चालाकी से खेला गया चेस गेम होता है। इसमें दाव पर होती है करोड़ों लोगों की रोजी रोटी। और जब एक कंट्री दबाव बनाती है तो दूसरा उसी इंटेंसिटी से पलटवार करता है। China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट से निकलकर सीधे आम आदमी और बिजनेसेस की जेब पर असर डालती है। तो चलिए जानते हैं इस ग्लोबल टैक्स टसल के बारे में, जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इतिहास की पुरानी कहानियों को उठाकर देखें तो ये साफ दिखता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें उस दौर में हैं जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तेज रफ्तार से गुजर रही थी, खासकर 19th और 20th सेंचुरी में, जब कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन हाउसेज और इंडस्ट्रीज को एग्रेसिवली एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या होगा अगर सस्ते फॉरेन प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट को डोमिनेट करने लगे। इसी डर से गवर्नमेंट को पुश किया गया कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज यानी कि आयात शुल्क को बढ़ाएं, ताकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएं और लोकल गुड्स को प्रोटेक्शन मिल सके। और इसी सोच के साथ जून 17, 1930 को अमेरिका ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास कर दिया, जिसमें हजारों फॉरेन गुड्स पर भारी टैरिफ लगाए गए। लेकिन ट्रेड कभी एक तरफा नहीं चलता और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दूसरे देशों ने भी रिटेलिएशन टैरिफ लगा दिए, जिससे एक फुल फ्लैश ट्रेड वॉर शुरू हो गई। और ये टकराव इतना बढ़ गया था कि एग्जिस्टिंग ग्लोबल डिप्रेशन और भी गहरा हो गया। और इस एक्सपीरियंस ने दुनिया को एक सीख दी कि अनकंट्रोल्ड टैरिफ वॉर सबके लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसी रियलाइजेशन से जन्म हुआ गैट का, GATT यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, और बाद में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को एक फेयर और बैलेंस सिस्टम के जरिए रेगुलेट किया जा सके। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, आज भी जब ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता है तो कई देश उसी पुरानी स्ट्रेटेजी की तरफ लौटते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कार्ड खेलना। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंटरनेशनल ट्रेड की गिव एंड टेक स्ट्रेटेजी पर काम करता है। लेकिन ये खेल सिर्फ नंबर्स और पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर कंट्री ए अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कंट्री बी के आने वाले स्टील पर 30% टैरिफ लगा दे, तो क्या कंट्री बी शांत रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो भी जवाबी कार्रवाई करता है। तो कंट्री ए भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर वही या फिर उससे ज्यादा टैरिफ लगा देता है। और यही होता है रेसिप्रोकल टैरिफ रिटेलिएशन। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मोटिव सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं होता। असल में ये एक डिप्लोमेटिक टूल होता है, एक ऐसा हथियार जिसे दूसरे देश पर प्रेशर बनाने के लिए, उसे नेगोशिएट टेबल पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्ट्रेटेजी ट्रेड इम्बैलेंस को करेक्ट करने और अपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जवाब देने के लिए अपनाई जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स तक सीमित नहीं रहता, आम आदमी भी इसमें उलझ जाता है। जब इंपोर्टेड आइटम्स पर टैरिफ बढ़ जाते हैं तो उनकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं और एंड में वही होता है, वही बढ़ी हुई कीमत आम आदमी या फिर कंज्यूमर के सर पर पड़ती है। अब फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, कार हो या फिर जनरल ग्रोसरीज हो, सब महंगा हो जाता है। और इतना ही नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन भी बैडली इंपैक्ट होता है। अब जो कंपनीज अपने रॉ मटेरियल दूसरे देशों से मंगवाती हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट शूट अप कर जाती है और इसका असर जॉब्स, प्राइसिंग और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ सिर्फ एक टैक्स रूल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और पावरफुल नेगोशिएशन वेपन है जो डिप्लोमेसी और इकोनॉमी दोनों पर अपना असर डालता है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ हमेशा से कोई इमोशनल या गुस्से में लिया गया फैसला नहीं होता। ज्यादातर मामले में एक वेल प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक मूव होता है। इससे पहले कि कोई भी देश काउंटर चार्ज लगाए, वो ट्रेड से जुड़ा पूरा इकोनॉमिक डेटा ध्यान से एनालाइज करते हैं। कहां सबसे ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंस है, कौन से फॉरेन प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में गहराई तक घुस चुके हैं और किन लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके बाद शुरू होती है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। ऐसे सेक्टर्स की पहचान की जाती है जो दूसरे देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्सटाइल।
इन पर टैरिफ लगाकर टारगेटेड दबाव बनाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेप नहीं होता, इसके पीछे एक साफ पॉलिटिकल मैसेज भी छिपा होता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने देश के हित की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। कई बार ये टैरिफ परमानेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी होते हैं। इनका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठने से पहले दूसरे देश पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए। इसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का हिस्सा भी कहा जा सकता है, जहां टैरिफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है बातचीत के टर्म्स हमारे कंट्रोल में लाने के लिए। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ को केवल एक टैक्स समझना गलत होगा। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है जहां इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी साथ साथ चलते हैं और मकसद साफ होता है, थोड़ी तकलीफ के बदले लंबे समय तक का फायदा, चाहे वो बेहतर ट्रेड डील हो या ग्लोबल नेगोशिएशन टेबल पर मजबूत स्थिति। रेसिप्रोकल टैरिफ की सबसे तीखी झलक हमें आज के ग्लोबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिलती, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का हवाला देते हुए चाइना के सैकड़ों प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी पर भारी टैरिफ लगा दी, तो चीन ने भी फौरन पलटवार किया। उसने यूएस के एग्रीकल्चर गुड्स, टेक आइटम्स और कई दूसरी कैटेगरीज पर रिटेलिएशन टैरिफ थोप दिए। नतीजा, ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में एक पैनिक वेव दौड़ गई। और दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका के बीच भी टैरिफ वॉर कम रोचक नहीं है। एयरबस और बोइंग को लेकर डिकेड लॉन्ग सब्सिडी विवाद में जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अनफेयर फाइनेंशियल सपोर्ट देने का आरोप लगाया, तो बदले में आए रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अमेरिका ने फ्रेंच वाइन, यूरोपियन चीज और हाई हैंड मशीनरी पर ड्यूटीज लगाई, तो यूरोप ने भी हार्ले डेविडसन, जीन्स और विस्की जैसे आइकॉनिक यूएस प्रोडक्ट को सीधे निशाने पर ले लिया। और भारत भी अब इस ग्लोबल ट्रेड चेसबोर्ड का एक समझदार खिलाड़ी बन चुका है। जब यूएस ने इंडियन स्टील और एल्युमिनियम पर हायर ड्यूटीज लगाई, तो भारत ने भी आलमंड्स, एप्पल और मोबाइल कंपोनेंट जैसे क्रिटिकल इंपोर्ट पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। कई बार ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक्स से ड्रिवन नहीं होते, ये स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक मूव भी होते हैं। इनका मोटिव होता है डिप्लोमेटिक इंडस्ट्रीज को शील्ड देना और ग्लोबल नेगोशिएशन टेबल पर अपनी पोजीशन को मजबूत करना। यानी आज के दौर में रेसिप्रोकल टैरिफ सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक ये जीनो इकोनॉमिक्स हथियार बन चुके हैं जो डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बीच की लड़ाई तय करते हैं। अब जब भी हम रेसिप्रोकल टैरिफ जैसा इकोनॉमिक टर्म सुनते हैं, तो लगता है कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनीज की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन इसका असली असर तो उस मिडिल क्लास इंसान पर पड़ता है जो महीने के बजट को सोच समझकर मैनेज करता है। जब दो कंट्रीज एक दूसरे के गुड्स पर बराबरी की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं, तो सबसे पहला झटका कंज्यूमर को लगता है। इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, ब्रांडेड क्रीम्स और यहाँ तक कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि बेबी मिल्क पाउडर, ये सब काफी हद तक महंगे हो जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, जो स्मार्टफोन पहले 15,000 में मिल रहा था, अब वही 17,500 का हो जाए, तो जाहिर है कि पूरे महीने की ग्रोसरी लिस्ट डगमगा जाएगी। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि लोकल इंडस्ट्रीज को कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन जब मार्केट में मोनोपोली बनने लगती है, तो वही लोकल ब्रांड्स भी प्राइसेस बढ़ा देते हैं और नुकसान फिर से उस आम कंज्यूमर का ही होता है जो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों चाहता है। ऊपर से अगर रॉ मटेरियल्स भी हाई टैरिफ के साथ बाहर से आने लगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है और कई कंपनीज श्रिंक करने लगती, जिसका सीधा असर जॉब मार्केट पर पड़ता है। टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में काम कर रहे हजारों लोग सिर्फ एक टैरिफ की वजह से अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही इनसिक्योर है। इसके अलावा हाउस होल्ड लेवल पर भी इसका गहरा असर होता है। घर चलाने वाली औरतों और वर्किंग कपल्स को अपनी डेली बजटिंग में रियल टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं। स्टेशनरी से लेकर टॉयज तक हर चीज एक्स्ट्रा कॉस्ट में आती है। रेसिप्रोकल टैरिफ एक डिप्लोमेटिक टूल जरूर हो सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ ट्रेड बैलेंस तक सीमित नहीं रहता। इसका असर दिखता है किचन की थाली से लेकर सैलरी की स्लिप तक, और यही इसे एक ऐसी दोधारी तलवार बना देता है जो दोनों तरफ से काटती है। जब पूरी दुनिया रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी नीतियों के जरिए ट्रेड वॉर की ओर बढ़ती नजर आ रही है, तब भारत ने हमेशा एक संतुलित और सोच समझकर चलने का रास्ता चुना है। ना तो भारत की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से प्रोटेक्शनिस्ट रही है और ना ही वो ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन की अंधी दौड़ में शामिल हुआ है। उसका मेन मोटिव हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना रहा है, वो भी ग्लोबल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को कायम रखते हुए। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी WTO की गाइडलाइंस के अंदर रहकर ये इंश्योर करती है कि देश की सुप्रीमेसी बनी रहे, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के रास्ते भी खुल रहे हैं। और यही रीजन है कि बीते सालों में भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया, ताकि अननेसेसरी टैरिफ रिटेलिएशन से बचा जा सके और म्यूचुअल ट्रेड रिलेशन को मजबूती मिल सके। लेकिन भारत की स्ट्रेटेजी केवल इंटरनेशनल फ्रंट तक सीमित नहीं रही है। देश ने डोमेस्टिक लेवल पर भी मजबूत नींव रखने की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत
और PLI स्कीम्स, और इन सभी पहलों का मोटिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को घटाना और भारत को एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना। जब भारत प्रोडक्शन के एरिया में आत्मनिर्भर होगा तो न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे दबाव से खुद को सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि नेगोशिएशन टेबल पर और भी मजबूती से खड़ा हो सकेगा। और इन कोशिशों का लॉन्ग टर्म बेनिफिट तब क्लियर होगा जब भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनकर उभरेगा। तब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देखा जाएगा, एक ऐसा देश जो कॉम्पिटिटिव भी है और कोलैबोरेटिव भी है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का यूज पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। ये एक अहम डिप्लोमेटिक टूल है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही समय, सही दिशा और सही इरादे से हो। जैसा कि कहा गया है, ट्रेड इज नॉट जस्ट अबाउट गुड्स, इट्स अबाउट ट्रस्ट। अगर हम केवल रिटेलिएशन की भावना से टैरिफ लगाते हैं तो भले ही कुछ इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म लाभ मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबल रिलेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरत है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की, जो केवल आंकड़ों और दबाव पर आधारित ना हो बल्कि डिप्लोमेसी और डेटा के संतुलित मेल पर टिकी हो। हमें ये समझना होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ एक दोधारी तलवार है, जो एक और देश को सुरक्षा प्रदान करती है तो दूसरी ओर ग्लोबल इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी भी ला सकती है, अगर इसका इस्तेमाल बिना सोच विचार किए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की, तभी से ग्लोबल ट्रेड एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे थे कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट भारत जैसे डेवलपिंग देशों पर जरूर पड़ेगा। अब जब ये टैरिफ्स ऑफिशियली लागू हो चुके हैं तो भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर्स, खास करके स्टील, टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट्स पे इसका सीधा असर देखने को मिला है। अमेरिकन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस घट गई है, जिससे कई एक्सपोर्टर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। इस पॉलिसी शिफ्ट का असर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहा, फाइनेंशियल मार्केट्स भी इससे हिल गए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखी गई है और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस नोटिसेबल तरीके से हिले हुए हैं। ऐसे क्रिटिकल वक्त में सरकार ने आज एक हाई लेवल यूनियन कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में कॉमर्स मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स और सीनियर मिनिस्टर्स मिलकर ये तय करेंगे कि इस चुनौती के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। डिस्कशंस में WTO लेवल के डिप्लोमेटिक काउंटर्स, दूसरे देशों के साथ FTA एक्सेलरेशन और नए ट्रेड पार्टनरशिप की चांसेस पर भी चर्चा होगी। भारत इस समय एक ट्रिकी क्रॉसरोड पर खड़ा है, जहां उसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की सुरक्षा करनी है, लेकिन साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप और ट्रस्ट को भी इंटैक्ट रखना है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिटेलिएशन नहीं बल्कि भारत के लिए एक अवसर है, जहां रिएक्शन से ज्यादा जरूरी है एक थॉटफुल विजन और बोल्ड स्ट्रेटेजी की। अगर भारत ने ये मौका सही ढंग से संभाला तो आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में एक मजबूत, बैलेंस्ड और विजनरी खिलाड़ी बनकर उभरेगा। इस वक्त भारत के सामने जो चुनौती खड़ी है वो न केवल एक कॉन्टेम्परेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो देश को भविष्य में अपने बिजनेस रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजी को एक नई दिशा देने का मौका प्रदान कर सकता है। तो जब तक भारत इस मूवमेंट को संभालने के लिए सोच समझकर कदम नहीं उठाता, तब तक कोई भी एडवर्स पॉलिसी देश के लिए एक बड़े फायदे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।